इसकी डेफिनीशन हमने डिस्कस की। डेफिनीशन के बाद इसकी एटियोलॉजी या काजेज़ हमने डिस्कस किए, और उन काजेज़ में 4 मेन काजेज़ को हमने डिस्कस किया था। एक ट्रॉमेटिक, दूसरा पैथोलॉजिकल, तीसरा कंजेनिटल, और चौथा इनहेरिटेंस। 4 इसके मेजर काजेज़ को हमने डिस्कस किया था। डीएनएस बेसिकली ट्रॉमेटिक हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से। पैथोलॉजिकल हो सकता है, कुछ क्रॉनिक नोज की डिजीज़ की वजह से। कंजेनिटल हो सकता है, पैदाइशी, ड्यूरिंग द बर्थ, बर्थ कैनाल में उसको चोट लग सकती है या फीटल डेवलपमेंट का इशू आ सकता है। इनहेरिटेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स को हम डिस्कस कर रहे थे। डीएनएस का मरीज किन किन साइन एंड सिम्टम से गुजरता है। सबसे पहले डिफॉर्मिटी ऑफ द नोज। आमतौर पर जिनकी हड्डी टेढ़ी होती है या डीएनएस होता है, बाहर से देख के समझ आ जाती है, उनकी आंख की डिफॉर्मिटी वो देख के समझ आ जाती है कि ये डीएनएस के पेशेंट हैं। उनका जो कार्टिलेज है वो टेढ़ा होता है। इसके साथ साथ उसकी नोज़ ब्लॉक होती है, और वो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया डिस्निया फील करता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा उसको फ्रंटल हेडिक हेडिक और फेशियल पेन होती हैं, क्योंकि उसको आमतौर पर वो साइनोसाइटिस में रहता है। ये जो पैरानेजल साइनसेस होती हैं, ये यहाँ से ये वाली जगह, तो ये आमतौर पर उसकी ब्लॉक रहती हैं, पैरानेजल साइनसेस। इसकी वजह से उसको साइनोसाइटिस रहता है। जब साइनोसाइटिस रहेगा तो वो हेडेक और बिलखसूस इन चीक्स पे फेशियल पेन उसको महसूस होगी। बाद में क्रॉनिक और फ्रीक्वेंट स्नीजिंग होती रहती है, नज़ला ज़ुकाम और छींकें। फ्रीक्वेंट स्नीजिंग पेशेंट को महसूस होती रहती है। इसके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात को सोते सोते रात को सोते सोते उसकी नाक बंद हो जाती है, और जब उसकी नाक बंद होती है वो नींद में उठ बैठता है। उसकी आंख खुल जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी रात को उसकी आंख खुल जाएगी, उसकी नोज ब्लॉक होगी, तो वो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि स्नोरिंग स्नोरिंग यानी जो मरीज खराटे लेते हैं, खराटे बहुत एक तकलीफ दह प्रॉब्लम है। जो ले रहा होता है वो तो मज़े कर रहा होता है नींद में, लेकिन साथ वाले जो है वो सेंसिटिव अगर हों तो वो जाग रहे होते हैं। मैं खुद इस मामले में बड़ा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये इस चीज़ का अच्छा अंदाज़ा है कि स्नोरिंग वाला पेशेंट अगर आपके साथ कमरे में सो रहा है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, दूसरा बंदा फिर नहीं सो सकता। तो एक बात रिसर्च में ये भी देखी गई है कि देयर आर सो मैनी काजेज ऑफ स्नोरिंग। खराटों के या स्नोरिंग के बहुत से वजूहात हैं, जिनमें से वन ऑफ देम मे बी डीएनएस। उनमें से एक जो है वो डीएनएस हो सकता है, यानी डीएनएस भी स्नोरिंग का बायस बन सकता है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ इसमें, डीएनएस की कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ डीएनएस। टाइप्स ऑफ डीएनएस वेरी पॉसिबल आपके साथ पास कभी कोई केस आए तो उस पर टाइप भी लिखी हुई हो। टाइप्स ऑफ डीएनएस, जनरली देयर आर 4
टाइप्स या 4 काइंड्स ऑफ डीएनएस। पहली को कहते हैं एंटीरियर डिफॉर्मिटी, एंटीरियर डिफॉर्मिटी पहली टाइप एंटीरियर डिफॉर्मिटी। दूसरी टाइप को कहते हैं सी शेप्ड डीएनएस, सी शेप्ड डीएनएस। तीसरे को कहते हैं एस शेप्ड डीएनएस, इंटीरियर डिफॉर्मिटी, सी शेप्ड डीएनएस, एस शेप्ड डीएनएस, और चौथा जो है दैट इज कॉल्ड स्पर्स, SPURS। आमतौर पर 4 अकसाम की या 4 टाइप्स की जो है वो डीएनएस होती है। पहली को कहते हैं एंटीरियर डिफॉर्मिटी, एंटीरियर डिफॉर्मिटी। एंटीरियर डिफॉर्मिटी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जो नेज का जो पहला सामने वाला एंटीरियर पोर्शन है, इसमें जो कार्टिलेज है, सेप्टल कार्टिलेज में बी डिसलोकेटेड, या किसी एक नोस्ट्रल चैम्बर में फ्रैक्चर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये नाक की एंटीरियर डिफॉर्मिटी है, यानी सामने से। बाकी ये जो सी शेप्ड और एस शेप्ड हैं, ये बड़ी आसान है समझने में। सी शेप्ड और एस शेप्ड। सी यानी फिजियोलॉजिकली सेप्टम बिल्कुल सीधा होता है। फिजियोलॉजिकली सेप्टम क्या होता है, तकरीबन सीधा होता है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अगर वो राइट या लेफ्ट किसी एक तरफ टर्न करेगा तो फिर इसकी शक्ल यूं बन जाती है, जैसे सी का लफ्ज होता है, या यूं बन जाएगी या फिर यूं बन जाएगी। अगर ये सेप्टम इधर को मूव करेगा तो फिर ये शक्ल बनेगी, अगर इधर को मूव करेगा तो ये शक्ल बनेगी। दोनों सूरतों में इसको सी शेप्ड डीएनएस कहते हैं। ये याद रखना है कि सी शेप्ड में पेशेंट की एक साइड ब्लॉक होगी। जाहिर है अगर वो यू इस शेप का है, इस शेप का, तो ये वाली साइड को ब्लॉक करेगा। अगर वो इस शेप्ड में है तो वो राइट साइड को ब्लॉक करेगा। मेरी राइट बन रही है और वो मेरी लेफ्ट बन रही है। तो सी शेप्ड डीएनएस, इस केस में जस्ट वन साइड ऑफ द नोज विल बी ब्लॉक्ड, जिसको हम कहते हैं डेविएशन ऑन वन साइड। सेप्टम डेविएट कर रहा है, लेकिन कब किधर कर रहा है, सिर्फ एक साइड पर कर रहा है। डेविएशन ऑन वन साइड, एक साइड पर वो डेविएट कर गया, जिसकी वजह से वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। इसके मुकाबले में जो एस शेप्ड है, एस, वो अब आपको समझ आ गई होगी। एस शेप्ड में दोनों साइडें ब्लॉक होंगी। क्यों? कि जो सेप्टम ऐसे सीधा होना चाहिए था, अब वो कैसा हो गया, एस की शक्ल में। वो अब एस की शक्ल में हो गया सेप्टम। ये इसने एक, ये देखिए इधर हट गया और ये इधर हट गया, तो ये इस साइड को ब्लॉक करेगा और ये इस साइड को ब्लॉक करेगा। तो एस शेप्ड में सेप्टम दोनों तरफ डेविएट करेगा। अब यहाँ से सेप्टम ने इस तरफ डेविएट किया और वहाँ ऊपर से सेप्टम ने इस तरफ से डेविएट किया, तो ये शक्ल कैसी बन गई, एस की शक्ल बन गई। एस शेप्ड में डेविएशन दोनों साइड्स पर होगी और पेशेंट्स के नोस्ट्रल भी या नोज की दोनों साइड्स ब्लॉक होंगी। छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा इसको मैं ऐड कर दूं क्योंकि मैं पॉसिबल आपके पास कोई डायग्नोस्ड केस है सी शेप्ड या एस शेप्ड। आमतौर पर इसमें सी शेप्ड और एस शेप्ड आते हैं। सी शेप्ड में जस्ट वन साइड ऑफ द नोज विल बी ब्लॉक्ड और एस शेप्ड में बोथ साइड्स विल बी ब्लॉक्ड। क्यों? सी शेप्ड डेविएट ओनली वन साइड, एस शेप डेविएट ऑन बोथ साइड्स। एस शेप इस तरफ भी डेविएट करेगा और इस तरफ भी डेविएट करेगा, दोनों जानिब एस शेप जो डेविएट करेगा। चौथी जो है वो है स्पर। स्पर कहते हैं किसी एक बॉडी के स्ट्रक्चर का, बोन स्पर इसे कहते हैं। इसके लिए कैल्केनियल स्पर भी एक पैथोलॉजी की कंडीशन होती है, कैल्केनियल स्पर। ये हील में पाई जाती है, बाज़ औक़ात हील की हड्डी में। स्पर कहते हैं कि शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन। शेल्फ जैसे हमारे घर में शेल्फ नहीं होती, थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई, मसलन ये है तो आगे एक हमने थोड़ा सा फटा लगा दिया, शेल्फ बना दी।
शेल्फ जो है, जैसे ये दीवार है, ये दीवार, तो ये दीवार में थोड़ा सा, ये मैं इसको, आपको नजर आएगा ये, जब मैंने इसके ऊपर शेल्फ बना दी तो ये थोड़ी सी दीवार से हट के आ जाएगी। तो शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, अगर बोन थोड़ी सी बोन बढ़ गई, प्रोजेक्ट कर गई, आगे को बढ़ गई, तो उसको हम कहते हैं स्पर्स बन गया। तो मे बी पॉसिबल के इस डीएनएस में थोड़ा सा जो सेप्टम है वो स्पर कर गया हो, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन आ गई हो। तो अब हमें ये समझ आई कि आमतौर पर डीएनएस, देर आर 4 टाइप्स ऑफ डीएनएस: एंटीरियर डिफॉर्मिटी, सी शेप्ड, एस शेप्ड और स्पर्स। ये भी आसान है, आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे। इसके बाद है डायग्नोसिस ऑफ डीएनएस। डायग्नोसिस, अभी मैं आपके साथ नोट्स की स्क्रीन शेयर करूंगा तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डायग्नोसिस में इसके लिए सबसे जो कॉमन डायग्नोसिस है वो पेशेंट्स की साइन एंड सिम्टम्स और फिजिशियन का फिजिकल एग्जामिनेशन। तकरीबन एग्जामिनेशन करने के बाद ईएनटी स्पेशलिस्ट डायग्नोस कर लेते हैं कि ये डीएनएस है। उसमें वो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसके ज़रिए कार्टिलेज को, सेप्टम को चेक करते हैं। फिर एक दो उनकी मेडिसिन होती हैं जो वो नाक में स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से थोड़ा सा टिश्यू मजीद जो है वो वाजे हो जाते हैं, तो वहीं उसी से वो डायग्नोस कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से कि सेप्टम कहीं से जो है वो डेविएट तो नहीं कर गया। वैसे इसके लिए PNS, पैरा नेजल साइनस एक्सरे, PNS एक्सरे भी किया जाता है। PNS, पैरा नेजल साइनसेस एक्सरे भी किया जाता है, और इस पैरा नेजल साइनसेस एक्सरे के ज़रिए भी सेप्टम्स की जो है वो कंडीशन वाज़ेह हो जाती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फिजिशियन अपनी जनरल, जिसे आप कहते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन से इसको डायग्नोज कर लेता है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा नोट्स की, तो उससे थोड़ा ये चीज़ आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। ये हम डीएनएस को पढ़ रहे हैं। पूरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। डिफाइन डीएनएस, एक्सप्लेन इट्स काजेज विद साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट। डेफिनेशन हो गई। एटियोलॉजी में 4 काजेज आ गए: ट्रॉमेटिक, पैथोलॉजिकल, कंजेनिटल, इनहेरिटेंस। उसके बाद ये 4 टाइप्स आ जाएंगी। टाइप्स ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम, एंटीरियर डिफॉर्मिटी, द सेप्टल कार्टिलेज may be dislocated or one of the nasal chamber is fractured. C-shaped, in this septum is deviate to one side. S-shaped, here septum shows the S-shaped curve, it may cause both nasal obstruction, both. Spurs, it is a shelf like projection at the junction of the bone and cartilage, एक स्पर बन जाएगा, एक शेल्फ बन जाएगी। साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं जी? एक्सटर्नल नोज की डिफॉर्मिटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बाद फेशियल पेन, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, साइनोसाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, एपिस्टेक्सिस, हाँ इसमें नक्सीर भी आ सकती है, एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग भी हो सकती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, एनोस्मिया, सॉरी ये मैं भूल गया था, एनोस्मिया, एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, मरीज की जो सूंघने की हिस्स है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया, एनोस्मिया यानी उसकी सूंघने की हिस्स भी जा सकती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस में यह है कि डीएनएस अगर क्रॉनिक हो जाए, परसिस्टेंट वो करे, तो रिकरेंट साइनोसाइटिस ये आ जाता है। रिकरेंट साइनोसाइटिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन टू डैमेज ऑफ द साइनस, साइनस बाजू का इन्फ्लेम कर जाते हैं। मिडल ईयर इन्फेक्शन, हाँ ये क्योंकि ENT, ईयर नोज टॉन्सिल, ये सारे एक होते हैं, तो ये इन्फेक्शन नाक से, नोज से गले में और गले से कान तक जा सकती है।
मिडल ईयर, जिसको हम ओटाइटस मीडिया, वो भी हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे ओटाइटस मीडिया, मिडल ईयर इन्फेक्शन वहां तक जा सकती है। मच ब्रीथिंग, माउथ ब्रीथिंग काजिंग इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स, जब उसके नाक बंद होंगे तो वो मुंह से सांस लेगा। अब मुंह को तो अल्लाह ताला ने बेसिकली खाने के लिए बनाया है, सांस लेने के लिए क्योंकि नाक बनाई है। नोज की फिजियोलॉजी ऐसी है कि वो गर्म ठंडी सांस को मेंटेन कर लेती है, पैथोजेंस को। अब जब वो मुंह से सांस लेगा तो उसका फेरिंक्स, लैरिंक्स और ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री तमाम में इन्फेक्शन हो सकती है। फिर आस्ता आस्ता डीएनएस बाज़ मरीजों में एस्थमा भी काज करता है। एट्रोफिक रीनाइटिस, रीनाइटिस नाक की सोजिश हो जाएगी और फिर उसकी एट्रॉफी भी हो सकती है, यानी वो छोटी भी हो सकती है। फिर उसके बाद मैं डायग्नोसिस का जिक्र कर रहा था। अ फिजिशियन कैन डायग्नोज, अ फिजिशियन कैन डायग्नोज डेविएटेड नेजल सेप्टम ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। वो आमतौर पर फिजिकल एग्जामिनेशन से ही इसको डायग्नोज कर लेता है। यूजुअली अ ब्राइट लाइट एंड एन इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प, एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो विजुलाइज करता है, देखता है नेजल सेप्टम को। बाय ओपनिंग द नोस्ट्रल will help make the correct diagnosis. The lining of the tissues of the nose may be temporarily shrunken by the use of एफ्रीन, ये एलोपैथिक मेडिसिन के नाम है, एफ्रीन, नियोसेनेफ्रीन, ये स्प्रे होता है, नेजल स्प्रे। स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं जो वो वक्ती तौर पर श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, तो सेप्टम वाजे नज़र आना शुरू हो जाता है। टिश्यूज जो है वो क्या कर जाएंगे, श्रंकन हो जाएंगे, टेम्पोरली श्रिंक हो जाएंगे। किससे, एफ्रीन या नियोसेनेफ्रीन नेजल स्प्रे टू गेट अ बेटर लुक एट द इंटायर सेप्टम। अच्छा, एक होती है फाइबर ऑप्टिक नेजल एंडोस्कोपी, फाइबर ऑप्टिक नेजल, लेकिन यहाँ तक बहुत कम ही मामला पहुँचता है, इससे पहले डायग्नोज हो जाती है। It is a diagnostic exam that provides a detailed view of the nasal passages. Doctors use endoscopy to determine the position of the septum and confirm whether any other structural damage, हाँ कोई और structural damages तो नहीं आ गई, कोई और structural changes तो नहीं आ गई, abnormalities तो नहीं आ गई, तो इसको के लिए बाज़ औक़ात फाइबर ऑप्टिक नेजल एंडोस्कोपी। लेकिन रूटीन की डीएनएस जस्ट ये ऊपर जो फिजिकल एग्जामिनेशन है इससे हो जाते हैं। सीटी स्कैन, एक्सरेज टू क्रिएट कंप्यूटराइज्ड 2 और 3 डायमेंशन इमेजेस लिए जाते हैं, एक्सरे लिए जाते हैं, सीटी स्कैन, बोन कार्टिलेज एंड अदर दिस examine the nose from a variety of angles, यानी वो स्कैन और एक्सरे वगैरह भी कर सकता है। उसके बाद ये है मैनेजमेंट ऑफ डीएनएस, मैनेजमेंट ऑफ डीएनएस। इसमें इन एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर में प्रिस्क्राइब, ये एलोपैथिक की मेडिसिन है तीनों, ये एलोपैथिक में ये मेडिसिन दी जाती हैं। decongestants are medicines, the medications that reduces the nasal tissue swelling. एंटाहिस्टामीन दी जाते हैं, यानी एलर्जी को रोकने के लिए एंटाहिस्टामीन, स्नीजिंग वगैरह, आर मेडिकेशन दैट हेल्प प्रिवेंट एलर्जी सिम्टम्स इंक्लूडिंग रनी नोज। नेजल स्टीरॉयड स्प्रेज, बाज़ों का नेजल स्प्रे दी जाते हैं जिनके अंदर स्टीरॉयड्स भी होते हैं, ज़ाहिर है, ताकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में रहे। ये तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की मेडिसिन थी। इन एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर में प्रिस्क्राइब, ये भी आपको पता होना चाहिए, डीकंजेस्टेंट देते हैं, एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, नेजल स्टीरॉयड स्प्रे दे सकते हैं। दूसरा सर्जिकल प्रोसीजर है, वो भी एलोपैथिक में, जिसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, सेप्टोप्लास्टी। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर टू स्ट्रेटन द बोन। ये आमतौर पर वो जिसको आप कहते हैं कि नाक की हड्डी का ऑपरेशन आम लोग कहते हैं, तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर टू स्ट्रेटन द बोन एंड कार्टिलेज, dividing the space between two
nostril septums. During septoplasty, nasal septum is repositioned. इसमें क्या हुआ कि ये ड्यूरिंग सेप्टोप्लास्टी नेजल सेप्टम इज रीपोजिशन टू द मिडल ऑफ द नोज, उसको अपनी एक्चुअल यानी एक्चुअल पोजीशन पे लाया जाता है, उसकी रीपोजिशनिंग की जाती है ताकि वो अपनी जगह पे आ जाए। तो ये एलोपैथिक मैनेजमेंट हो गई, 3 मेडिसिन हो गई और एक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी हो गई। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा हमें पता है कि होम्योपैथिक में in accordance with the law of similia, in accordance with the law of similia similibus curanter, ये इस लॉ के मुताबिक similar remedy will be selected on the basis of totality of symptoms of the patient. However, some quite similar remedies, जो करीब तरीन remedies हैं, which may be prescribed for DNS are as follows, जो आमतौर पर DNS में prescribe की जा सकती हैं। लेमना माइनर टॉप नेचुरल रेमेडी है जो, लेकिन इसमें ये होता है कि डीएनएस के साथ पोलिप्स पाए जाते हैं। पोलिप्स, अगर डीएनएस के साथ हमें पेशेंट्स की नोज में पोलिप्स मिलते हैं तो फिर ये टॉप ग्रेड रेमेडी बन जाती है, और साथ मरीज का नेजल स्टिफनेस भी हो और लॉस ऑफ स्मेल एनोजमिया भी हो, ये 2-3 सिम्टम मिल जाए तो लेमना माइनर मेडिसिन बन जाएगी। नक्स वोमिका, providing relief when the nasal obstruction is it at peak at night hours। क्योंकि इंडिविजुअलिटी होती है हर मेडिसिन की। अगर मरीज आपको ये कहते हैं जी दिन तो मेरा गुजर जाता है लेकिन रात को मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रात को मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरी ब्लॉकेज होती है, तो फिर नक्स वोमिका को आपने याद रखना है। इसके अलावा ये वाली मेडिसिन है सेम्ब्यूकस। It is the best natural medicine for nose blockage with extremely dry nasal cavities. There is utmost difficulty in breathing due to blockage and it forces the persons to sit up at night. वही जो हमने पढ़ा था कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोता हुआ मरीज उठ बैठता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। जलसीमियम और आर्सेनिक एल्बम, जब बर्निंग वाटरी नेजल डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता हो, नोज ब्लॉक रहती हो, तो हम जलसीमियम की तरफ जाएंगे। सबसे जो अहम मेडिसिन है वो काली बाइक्रोमिकम और सिलिशिया है, बिलखसूस साइनोसाइटस में। ये मैंने बहुत इसको अप्लाई भी कराया है जब, और बड़ा अच्छा इसका जो है ना रिजल्ट आता है। PNS, मुझे पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट था, किसी डॉक्टर साहबा ने रेफ़र किया था, PNS एक्सरे उसका हुआ था और उसकी टोटल उन्होंने PNS में लिखा हुआ था कि इसके पैरा नेजल साइनसिस जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हैं, साइनोसाइटस है। उसमें हमने इन काली बाइक्रोमिकम और सिलिशिया का इस्तेमाल कराया तो काफ़ी रिलीफ हुआ। तो ये 2 मेडिसिन DNS में उस वक्त हम देंगे जब हमें ड्यू टू साइनस इन्फ्लामेशन, जब हमें क्या मिलेगी, साइनोसाइटस मिलेगी। उसके बाद ये कुछ रेपरेटरी के स्नैपशॉट्स। रेपरेटरी में बिल्कुल एग्जैक्ट DNS के नाम से तो कोई चैप्टर नहीं था, लेकिन सेप्टम की कंप्लेंट्स के साथ बहुत सारे चैप्टर हैं। ये सिंथेसिस ट्रायल्स की रेपरेटरी है। सेप्टम, कंप्लेंट्स ऑफ सेप्टम, यानी सेप्टम्स की कंप्लेंट में यही DNS भी आ सकता है। इसमें आप देखें तो काली बाइक्रोमिकम जो है वो फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है। ये सासिलिशिया भी पड़ी है। ये है नोज डीके, कैरीज, नेक्रोसिस, नेजल बोन्स, इसमें भी काली बाइक्रोमिकम आ रही है। और हैपोजीनम ये भी अच्छी मेडिसिन है। तो यहाँ पर उसने फिर लिखा है कि सेप्टम का इशू है, तो ये देखें काली बाइक्रोमिकम। मकसद ये है कि कितना एक मेडिसिन के जो है वो अफिनिटी होती है। डिस्चार्ज, ये अब रेपरेटरी चेंज हो गई। मर्फी ने लिखा है कि नेजल डिस्चार्ज क्रस्टिस स्कैब्स इंक्लूड्स सेप्टम काली बाइक्रोमिकम सिलिशिया। ये बोरिक ने लिखा है अल्सरेशन ऑफ सेप्टम में काली बाइक्रोमिकम और सिलिशिया। तो यूँ हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इस केस में मैक्सिमम सिम्टम्स को कौन सी हमारी मेडिसिन कवर करेंगी, क्योंकि इतना क्लिनिक पेपर आपके पास नहीं होता कि आप बिल्कुल एक एक चीज़ की डिटेल स्टडी करें। थोड़ा सा आपके जहन में ये
दो मेडिसिन, काली